अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी कम्युनिकेशन स्किल्स MCM 301 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। और इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो आप लोगों ने खुद LMS में जो इसका असाइनमेंट सेक्शन है वहाँ से जाके आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है। इसकी जी टोटल मार्क्स 15 है। और यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपको फर्स्ट लुक में ये असाइनमेंट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों की असाइनमेंट है। और इसमें आप लोग तमाम लोग 15 मार्क्स ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊं और जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके सामने रख दूंगा, ताकि वो तमाम चीज़ें आप लोग अपने सोल्यूशन में इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद फिर उसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप लोग अपना जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको आप लोग माइंड में नहीं रखेंगे, तो उस केस में फिर आपको नंबर इसके नहीं मिलने हैं। तो अगर आप 15 मार्क्स लेना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये जो दो पैराग्राफ हैं, पहला पैराग्राफ है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, मेनली जो आपके असाइनमेंट है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक टॉपिक है, इसके बारे में है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने खुद इसको पढ़ लेना है कि इसमें वो क्या बात कर रहे हैं। मेनली इसमें जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके बारे में ही आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ये मेन टास्क है आप लोगों का। तो इसमें वो आपको कह रहा है कि हम आपको जी टोटल 5 रीज़न आपको नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, जो रीजन ऑफ इनएक्यूरेट असेसमेंट की हेडिंग है, इसके नीचे ये आपको जो 5 रीज़न नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 रीज़न है। अब ये रीज़न जो है, तो इन 5 में से अब इन 5 को यूज़ करते हुए आपने आगे जाना है। अब आगे आप देखें तो ये गाइडलाइंस है, हम इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, आप आगे देखें तो ये सोल्यूशन ए है, सॉरी सिचुएशन ए है, उसके बाद सिचुएशन बी है, और उसके बाद सिचुएशन सी है। ठीक है, उसके बाद हर सिचुएशन के नीचे यहाँ पे देखें रीजंस फॉर इनएक्यूरेट असेसमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे जस्टिफिकेशन है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो आपको टोटल 3 जो है सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन ए बी एंड सी। उसके बाद आपको कुछ रीज़न दिए हुए हैं जो कि टोटल 5 हैं। तो अब आपने पहले तो इस पैराग्राफ को रीड करना है जो भी सिचुएशन के अंदर है। उसके बाद इन 5 में से आपने कोई एक रीज़न बता देना है कि कौन सा जो एक रीज़न है वो इस सिचुएशन पे फिट आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 ऐसे होंगे जो कि कहीं भी फिट नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी 3 है, अब चाहे वो 1 2 3 है, 2 3 4 है, जो भी हैं, तो इन 1 2 3 4 5 में से कोई भी 3 रीजंस आप लोगों के इन 3 जो सिचुएशन है इनके ऊपर फिट आएंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने बता देना है कि कौन सी सिचुएशन का मतलब कि कौन सा जो रीज़न है वो कौन सी सिचुएशन के ऊपर फिट आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला टास्क हो गया। उसके बाद दूसरा आपका टास्क है कि फिर आपने जब बताएंगे कि इसका रीज़न ये है, फिर आपने जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, जस्टिफिकेशन का आपने इस तरह हेडिंग दे के आपने जस्टिफाई करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने जो रीज़न दिया है वो इस जो आपकी सिचुएशन है, चाहे वो ए है बी है सी है, उसके ऊपर जो आपने रीज़न दिया है कि ये इसके ऊपर फिट आ रहा है, तो आपको ऐसा कहाँ से लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, वो आपने बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, पैराग्राफ आपके सामने है, उसको पढ़ें, उसके बाद इसमें से कोई एक रीज़न आप चूज़ कर लें, फिर आपने क्यों किया आप उसका आंसर दे दें बस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे वर्ड्स लिमिट आपको बताई हुई है कि जो आप जस्टिफिकेशन करेंगे उसके टोटल 40 वर्ड्स की आपने करनी है, इससे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप लोग लंबे लंबे पैराग्राफ टाइप करने बैठ जाएं, तो उस केस में आपको नंबर जो है वो डिडक्ट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो लिख रहे हैं उसके आपको नंबर मिले, तो उस केस में फिर आप लोगों ने अपना जो सोल्यूशन है जस्टिफिकेशन का, स्पेशली वो वाला पार्ट, उसमें आपने 40 वर्ड्स तक एक्सप्लेनेशन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, पर रीज़न के आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। जो भी आप ये सिचुएशन है इसका कोई एक रीज़न आप यहाँ पे लगा के फिट करेंगे कि ये जो सिचुएशन है इसका ताल्लुक इस रीज़न के साथ है, उसके आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और जब आप जस्टिफाई करेंगे तो 2.5 आपको जस्टिफिकेशन के मिलेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली 5 नंबर आप लोगों के एक सिचुएशन के हैं और 3 सिचुएशन हैं, तो उसके टोटल आपके 15 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है। और उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ एक जो रीज़न है वही आपने देना है। अब जैसे कि सिचुएशन ए है, तो इसके लिए आपने सिर्फ एक रीज़न लिखना है। ये ना हो कि आप लोगों को 2 लग रहे हो तो आप 2 रीज़न लिखते हैं, उस केस में आपका जो पहला वाला रीज़न होगा वही काउंट होगा, सेकंड को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आपको जो बेहतर लगता है, जो आपको सबसे बेस्ट रीज़न लग रहा है कि ये इस केस पे फिट आ रहा है, वो आप लोगों ने लिखना है। तो मैंने आप लोगों के लिए सोल्यूशन ऑलरेडी तैयार कर लिया, हम उस पर चलते हैं और मज़ीद मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। तो ये आप लोगों का सोल्यूशन है। ड्यू डेट मैंने यहाँ पे 12 लिख दी है, क्योंकि कई MCM की कोर्सेज़ की लास्ट डेट 12 है। तो उस हिसाब से अगर इसकी कोई और है तो आप लोगों ने इसको मेक श्योर कर लेना है कि आप लोग ड्यू डेट के अंदर अपना काम करें। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है। ठीक है, अब इसका रीज़न मैंने क्या दिया, अगर आप पहली सिचुएशन को पढ़ें तो इसकी मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि 2 लोग हैं। ठीक है, वो एक ही मतलब कि कॉलेज में पढ़ के गए।
अब उन लोगों की एक बर्थडे पार्टी की किसी कुलीग की कोई बर्थडे पार्टी है, उसमें वो दो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उन दोनों लोगों ने इकनॉमिक्स में ही, उनका जो मेजर था वो इकनॉमिक्स था। उन लोगों को जो मतलब कि ग्रेजुएट किया था वो भी सेम यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन उनका जो ईयर था वो डिफरेंट था। उसके अलावा जब उन लोगों ने अपनी बातचीत आगे बढ़ाई है, तो उन लोगों ने इस चीज़ को भी देखा है कि जो सुपरवाइज़र थे उनके फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें उनके जो सुपरवाइज़र थे वो भी सेम थे। ठीक है। उसके बाद फिर एक उनमें से जो एक बंदा है, वो जो करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में उसकी जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि दूसरा बंदा है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसका ओपिनियन और है, लेकिन जो पहला बंदा है वो ये समझता है कि जो ओपिनियन मेरा है यही ओपिनियन इस दूसरे बंदे का भी होगा। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो आमतौर पर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं जब वो देखते हैं कि इसके अंदर भी वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मेरे अंदर है। ठीक है, लाइक जैसे केस में आपको बताया हुआ है कि सेम स्कूल है उनका, मतलब कि सेम यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सेम फंक्शन में वो लोग बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ है कि वो लोग आपस में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं जब वो देखते हैं कि जो चीज़ इसके अंदर है वो मेरे अंदर भी है। ठीक है, जब वो चीज़ें आपस में मैच कर जाती हैं तो वहाँ से उनको लगने लगता है कि अब जैसा मैं हूँ ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो इसलिए जो एक बंदा था उसको लग रहा था कि जो ओपिनियन मेरा है यही ओपिनियन इसका भी होगा। तो ये चीज़ देखते हुए हमने यहाँ पे इसका रीज़न ये वाला दिया है, और इसको जस्टिफाई हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों के अंदर मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद सिचुएशन नंबर बी है। इसके अंदर मेनली ये होता है कि अली नाम का एक बंदा है, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड वर्कर है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे अंदाज में काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, वहाँ पे वो फिर उसके बाद अपने एफर्ट्स को देखते हुए अपने बॉस के पास जाता है और उससे डिमांड करता है कि जो आप मेरी सैलरी जो है उसको इंक्रीज़ करें। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद, बल्कि उसी टाइम जो बॉस है उसका, वो उसको कहता है कि ठीक है आपकी जो सैलरी है वो हम इस साल के एंड पे इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वो ये सारा केस अपने जो उसके कुलीग होता है जॉन नाम का बंदा, उसके साथ शेयर करता है और उसको कहता है कि मेरे साथ ये सब हुआ है। ठीक है, मतलब कि मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ अब हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद कंपनी का थोड़ा सा डाउनफॉल आता है और उनका थोड़ी सी लॉस में चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब मतलब कि अब जो कंपनी के बॉस हैं वो ये कहते हैं कि अब आप लोग तमाम मेहनत करें ताकि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। तो उसके बाद ये होता है कि फिर जो जॉन है वो दोबारा बॉस के पास जाता है। अब पहले अली गया था, अब जॉन जा रहा है। ठीक है, तो जॉन और बॉस के पास जाता है और सेम उससे सैलरी की डिमांड करता है कि आप मेरी जी सैलरी इंक्रीज़ कर दें जो आपने जॉन की है। ठीक है, ये जॉन का जिक्र नहीं भी करता है, वैसे कहता है कि आप मेरी सैलरी इंक्रीज़ करें, लेकिन उसके बाद फ़ौरन उसको रिजेक्शन मिलती है और बॉस उसको कहता है कि आप इस ऑफिस से बाहर चले जाएं। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब कि जो तमाम पीपल्स होते हैं, तमाम लोग होते हैं, वो हर सिचुएशन के अंदर सेम तरह से ही बिहेव करते हैं। जबकि अली का केस डिफरेंट था, वो हार्ड वर्कर था, उसके अंदर और कई एबिलिटीज़ थी जिसकी बेस पे उसके बाद उसका रीच करने का तरीका डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से बॉस ने उसकी सैलरी इंक्रीज़ की है। लेकिन जब जॉन ने सेम मेथड चूज़ किया है, वो दोबारा वो बॉस के पास गया सैलरी इंक्रीज़ करवाने के लिए, तो उसमें फिर ये हुआ कि जो बॉस को उसको रिजेक्शन वहाँ से मिली है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, रीज़न इसमें हमने ये लिखा है कि मतलब कि कई लोग ये बिहेव करते हैं और वो ये सोचते हैं कि तब जो दूसरे लोग हैं वो हर सिचुएशन के अंदर सेम रिएक्ट करते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये तीसरा केस है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया कि अगर किसी एक के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट होता है। अब इसके अंदर मेनली क्या है कि दो लोग हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, एक बंदे को पहले ही पता है कि जो मेरा दूसरा पार्टनर है इसकी जो स्किल्स हैं, स्पेशली जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इसकी अच्छी नहीं है, तो वो ये अज्यूम करता है कि अगर ये मेरे साथ काम करता है तो कल को जाके जो रिटन स्किल्स हैं वो भी चाहिए होती हैं और स्किल्स भी चाहिए होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर या नॉन वर्बल के अंदर, तो वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आपने बताना है कि ये क्या है। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो यहाँ पे रीज़न लिखा गया है वो ये है कि जब आप किसी के नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, तो आप मतलब कि ये समझते हैं कि जो अगर ये ऐसा है तो ये उस चीज़ में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसे उसके पास जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं है, तो उसका जो दूसरा पार्टनर है वो ये समझ रहा है कि कल को अगर ये मेरे साथ काम करता है तो मुझे काफ़ी मसला होगा, क्योंकि इसकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो तो ऑलरेडी अच्छी नहीं है और मुझे लग रहा है कि इसकी जो रिटन स्किल्स हैं वो भी अच्छी नहीं होंगी। हालांकि वो जो दूसरा बंदा है उसकी रिटन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, वो उसमें काफ़ी प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि दूसरा बंदा अज्यूम कर रहा है कि ये स्पीकिंग में लैग कर रहा है तो फिर ये रिटन में भी लैग करेगा, तो ये भी एक अज्यूम कर रहा है, तो ये भी एक बायास होता है। ठीक है, उसके रीज़न हमने यहाँ पे लिख के इसको हमने जस्टिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को आप लाजमी प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि अंदर जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।